नवंबर 1952 में निकोलस डार्वस के एजेंट ने इन्हें फोन किया, लेकिन इस फोन कॉल में कुछ अलग चीज थी जो ऑथर को सुनने को मिली। उनके एजेंट ने ये कहा कि आपको और आपके डांसिंग पार्टनर जूलिया के लिए एक ऑफर आया है टोरंटो के एक नाइट क्लब में परफॉर्म करने के लिए। लेकिन यूनिक बात ये थी इस ऑफर में कि उस नाइट क्लब के ओनर ने ये कहा था कि मैं आपको स्टॉक्स में पे करूंगा, ना कि कैश या चेक में। ये बड़ी अनोखी बात थी क्योंकि हम 1952 की बात कर रहे हैं और उस वक्त हार्डली कोई किसी को स्टॉक्स में पे किया करता था। इवन आज भी लोग स्टॉक्स में पे नहीं करते हैं। 6000 शेयर्स बिल्डन कंपनी, जो एक कनेडियन माइनिंग कंपनी थी, वो रेडी थे निकोलस को शेयर्स देने के लिए एज अ परफॉर्मिंग फीस, और उस कंपनी की एक शेयर की प्राइस थी 50 सेंट्स। अब निकोलस एक इंटरटेनर है, उनको कहाँ पता है स्टॉक्स के बारे में, लेकिन क्योंकि ये एक ऑफर उन्हें अच्छा लगा तो निकोलस ने एक कंडीशन रखी उस नाइट क्लब के ओनर के सामने कि अगर ब्रिलियंट कंपनी की शेयर प्राइस 50 सेंट से नीचे आ जाएगी तो जो डिफरेंस रहेगा वो उन्हें पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 6000 शेयर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 सेंट से तो ये कुल $3000 बनते हैं। तो ऑथर का ये कहना था कि अगर ये 50 सेंट्स अगर 25 सेंट्स हो जाए तो इनका टोटल वैल्यू भी आधा हो जाएगा, यानी $1500। वो बाकी के पैसे इन्हें कैश में देने पड़ेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए साइन किया गया। लेकिन किसी पर्सनल कारण की वजह से वो वहां परफॉर्म करने जा ही नहीं पाए और इन्हें बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने वो 6000 शेयर्स इनसे खरीद लिया $3000 में। और इस इंसिडेंट को वो भूलना चाहते थे, लेकिन ठीक 2 महीने बाद जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तब उन्होंने ब्रिलियंट कंपनी की शेयर प्राइस देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि इनका शेयर प्राइस 50 सेंट से बढ़कर अब $1.90 में ट्रेड कर रहा था, यानी उनकी 6000 शेयर्स की वैल्यू अब $11,400 हो चुकी थी। और उन्होंने उसी वक्त अपने सारे शेयर्स को सेल किया और कुल $18,400 का प्रॉफिट बुक किया। अगर आपको मैं एग्जांपल में समझाऊं कि उस यूएस डॉलर की आज वैल्यू क्या है, तो डॉलर्स का एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 3.48%, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो $100 1950 में उसकी वैल्यू आज $1132.79 है 2021 में। तो ऑथर ने कुल प्रॉफिट बुक किया $8,400। तो सिंपल मैथ्स करे तो 132 मल्टीप्लाइड बाई 8400 डिवाइडेड बाई 100, तो कुल वैल्यू बनेगा $95,088, यानी 70,45,000 रुपए। एक आम आदमी को पूरी जिंदगी लग जाते हैं इतने पैसे कमाने में। वही ऑथर ने एक बुरे इंसिडेंट को भूल जाने के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने अच्छे पैसे बना लिए। आज मैं जिस बुक की समरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट, जिसे लिखा है निकोलस डार्वस ने। जी हाँ, अभी तक जिसके बारे में हमने जाना वही इस बुक के ऑथर भी है। निकोलस डार्वस एक डांसर थे, सेल्फ टॉट इन्वेस्टर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी थे। यहाँ हमें सेल्फ टॉट इन्वेस्टर टर्म पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी से क्लासेस नहीं ली, बल्कि उन्होंने खुद सीखा कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और एक बेहतरीन इन्वेस्टर बने, जो काफी स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन इन दी एंड वो बहुत सक्सेसफुल भी हो गए। ये बुक एक कमाल की जर्नी है और आप सभी के लिए एज अ इंस्पिरेशन भी काम करने वाला है। और उसी के साथ साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड भी सिखाऊंगा जो मैंने इस बुक से सीखी है कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आगे हम वीडियो में और डिटेल में जानेंगे ऑथर निकोलस डार्वस की अमेजिंग स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में, बिल्कुल डिटेल। इस बुक में 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मैंने इन 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन को आपको डिटेल में समझाया है। पहला है द फंडामेंटलिस्ट, दूसरा है द टेक्नीशियन, तीसरा है द टेक्नो फंडामेंटलिस्ट। इससे पहले कि मैं आपको तीनों सेक्शन के बारे में डिटेल में समझाऊं, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार निकोलस डार्वस ने फिर क्या किया अपने उस ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग इंसिडेंट के बाद। अब हुआ यूं कि निकोलस को लगा कि स्टॉक मार्केट ही अब मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मैं घंटों परफॉर्म करता हूँ, एक टीम को मैनेज करना पड़ता है, उनकी सैलरी देखनी पड़ती है, साथ ही साथ इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, तब जाके मैं कुछ पैसे कमाता हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है कि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए और उसका वैल्यू बढ़ा और पैसे बना लिए। तो उन्होंने सोचा कि स्टॉक मार्केट को पैसिव से मुझे एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम में बनाना चाहिए। निकोलस डार्वस वैसे अमेरिका के थे, लेकिन क्योंकि कनाडा में उनका लक अच्छा था तो उन्होंने सोचा कि अब मैं सिर्फ कनेडियन कंपनीज की ही शेयर्स खरीदूंगा और हाई रेट पे सेल करूंगा। और चाहिए क्या जिंदगी में, इसी को तो कहते हैं मजानी लाइफ। उन्होंने क्या किया, जो $8,400 उनके पास थे उसी को री इन्वेस्ट
करने लगे। जिस भी ब्रोकर ने उन्हें कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, उन्होंने करना शुरू कर दिया। ब्रोकर ने साफ कह दिया था कि भाई आपको भरोसा है ना मेरे पे, बस आप पैसे लगाए जाओ, सोचो मत। अब निकोलस ने देखा कि यार मेरे पोर्टफोलियो में 25-30 स्टॉक्स तो हैं, लेकिन प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्होंने सोचा कि यार भाड़ में जाए ब्रोकर, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि किसे कब सेल करना है और किसे खरीदना है। तो जैसे ही कुछ पॉइंट्स ऊपर होते थे, निकोलस भाई सारे शेयर्स को सेल कर देते थे। उन्हें लगता था कि अगर कोई शेयर्स 10 सेंट से बड़ा है तो वो पूरे पैसे इनके पॉकेट में आएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपना अकाउंट चेक किया तो उल्टा लॉस ही हुआ उनको, क्योंकि ब्रोकर चार्जेस हैं, टैक्सेस है, इसकी वजह से वो काफी दिनों से अपने शेयर्स को लॉस में ही बेच रहे थे। एक कनेडियन कंपनी थी ईस्टर्न मेलाटिक, जिसका एक शेयर का प्राइस था 290 सेंट्स। एक किसी ट्रस्टेड ब्रोकर ने इनको वादा किया था कि आप इस पे पैसे लगा सकते हो, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली 200 से 300% का रिटर्न देगी और साथ ही साथ ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी। निकोलस डार्वस उल्लू थे लेकिन गधे नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम मुझे कंपनी की डिटेल एनालिसिस की रिपोर्ट बनाकर दो, मैं नेक्स्ट वीक तुम्हारे ऑफिस में आकर वो देखूंगा और चेक करूंगा और डिसाइड भी करूंगा कि मुझे क्या करना है। जब वो नेक्स्ट वीक अपने ब्रोकर की ऑफिस में पहुंचे तो उन्हें लगा कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। एक रूम थी बस, जिसमें कुछ लोग दीवारों पे चार्ट्स, ग्राफ्स और बहुत सारे बुक्स थे वहाँ पे, जो लोग पागलों की तरह पढ़ रहे थे। आज इतना इजी है स्टॉक में इन्वेस्ट करना, लेकिन 1952 में बहुत ही मुश्किल था और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी था। सारा कंट्रोल आपके ऊपर नहीं था। निकोलस ने जब रिपोर्ट पढ़ी तो समझ तो कुछ नहीं आया उन्हें, पर ऊपर जाते हुए चार्ट्स देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने 2-3 हजार शेयर्स खरीद लिए ईस्टर्न मेलाटिक के 290 सेंट्स में। लेकिन अब नेक्स्ट वीक में वो 300 पे पहुंच गया। ब्रोकर ने कहा देखा मेरे सजेशंस? हाँ मेरे भाई मान गए। नेक्स्ट वीक फिर 310 पे पहुंच गया। ब्रोकर ने फिर से कहा सेठ जी मैंने आपको कहा था। लेकिन अगले एक महीने के अंदर वो शेयर गिर के 240 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा था। निकोलस ने हाथ जोड़ा और उतने में ही वो सेल करके बोला कि अब मैं कनाडा में कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सबके सब मुझे पागल बना रहे हैं। तो उन्होंने कुल $3000 लूज किया और बाकी के पैसे उन्होंने सोचा कि अब मैं न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट करूंगा। तो यही था पहला फेज ऑफ निकोलस डार्वस, जहां पे आपने ये देखा कि उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी और जिस कारण उनको बहुत लॉस फेस करना पड़ा। यहाँ पे हम यही सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको 1-2 बार लक काम कर जाता है, लेकिन उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको डेफिनेटली अपने आप पर काम करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा और साथ ही साथ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसे बना पाएंगे स्टॉक मार्केट में। दी फंडामेंटलिस्ट पहला चैप्टर है एंटरिंग द वॉल स्ट्रीट। अब जब निकोलस डार्वस न्यूयॉर्क आ गए थे तो इनके पास कुछ चैलेंजेस थी। सबसे पहले इनको एक ब्रोकर की हेल्प चाहिए थी और दूसरी इन्हें खुद भी नॉलेज गेन करनी थी, जिससे कि ये क्रिटिकल डिसीजंस खुद ले पाए। यूएस आकर इनकी मुलाकात हुई लुई केलर से, जो बाकी ब्रोकर से अलग थे, क्योंकि ये इनको स्टॉक सजेस्ट करते थे और साथ ही साथ ये इन्हें डिटेल में बताते थे कि मैं आपको ये स्टॉक्स क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। और ऑथर को एक ऑप्शंस भी देते थे कि आप इस कंपनी की बजाय दूसरे कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे ये हुआ कि ऑथर का ट्रस्ट इन पे बिल्ड होते गया। जैसे 200 शेयर्स ऑथर ने खरीदी कोलंबिया पिक्चर्स के, जिसका एक शेयर ट्रेड कर रहा था $20 पे और उसे उन्होंने बेचा $23 पे। कुल प्रॉफिट $463 का इनको हुआ। 200 शेयर्स ऑथर ने फिर नॉर्थ अमेरिकन एविएशन कंपनी के लिए, जिसके एक शेयर का प्राइस था $24 और ऑथर ने उन्हें बेचा एट $26। कुल प्रॉफिट $405। 100 शेयर्स खरीदी किम्बर्ली क्लार्क कंपनी की, जिसका एक शेयर का प्राइस था $53 और उन्होंने इसे बेचा $59 पे और प्रॉफिट कुल हुआ $464। तो इन 3 कंपनी से ऑथर ने कुल $1333 का प्रॉफिट बुक किया विद इन अ वीक। ये तो हो गई ब्रोकर की ट्रस्ट की बात। उसी के साथ साथ ऑथर बहुत सारे बुक्स भी पढ़ने लगे, जैसे ABC ऑफ इन्वेस्टिंग, द स्टॉक मार्केट, द सिक्योरिटी मार्केट, हाउ इट वर्क्स योर इन्वेस्टमेंट्स, कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, यू कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट्स। ये सारे बुक्स को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा और जितना हो सके उतना स्टॉक मार्केट की नॉलेज गेन करनी शुरू कर दी। इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद और साथ ही साथ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी उन्होंने कुल 7 लेसन्स खुद के लिए लिखा, जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है आई शुड नॉट फॉलो एडवाइजरी सर्विसेज।
नाइदर इन कनाडा नॉर इन वॉल स्ट्रीट। उनका कहने का ये मतलब था कि ब्लाइंडली किसी के भी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशली जब आपको कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा है। रूल नंबर 2 था आई शुड बी कॉशियस विद ब्रोकर्स एडवाइस, दे कैन बी रॉन्ग। ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम किसी को पे कर रहे होते हैं उनकी सर्विसेज के लिए, तो हमें लगता है कि ये गलत हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन ऑथर का ये मानना है कि वो भी बहुत बार रॉन्ग होते हैं। तीसरा रूल है आई शुड इग्नोर वॉल स्ट्रीट सेइंग नो मैटर हाउ एंशिएंट एंड रिवर्ब्ड। इसमें भी ऑथर पुराने तौर तरीकों को क्वेश्चन करने के लिए कहते हैं कि जैसे लोग पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, उसी तरह आप पूरी जिंदगी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो रूल पहले काम करते थे वो आज काम नहीं कर रहे हैं। स्पेशली जब ऑथर ने जब बुक लिखा उस वक्त स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग था और आज की डेट में स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है। उस वक्त इंट्राडे ट्रेडिंग एग्जिस्ट करता भी नहीं था, लेकिन आज करता है। तो ये जो उनका गोल्डन रूल है ये आज बहुत ज्यादा मैटर करता है। रूल नंबर 4 है आई शुड नॉट ट्रेड ओवर द काउंटर ओनली इन द लिस्टेड स्टॉक्स वेयर देयर इज ऑलवेज अ बायर व्हेन आई वांट टू सेल। ऑथर ये कहते हैं कि हमें वहीं उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं लिस्टेड हो, जहां पे उसके लिए हमेशा एक बायर रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज किसी भी ट्रेडिंग ऐप से आप एक अगर शेयर खरीदते हैं तो उसे आप इंस्टेंटली सेल भी कर सकते हैं क्योंकि उसका एक बायर ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप किसी इलीगल एप्स या दूसरे कंट्रीज में जाकर कुछ वियर्ड तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें आपके पैसे फंस सकते हैं। इसीलिए लिस्टेड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें, जिस भी कंट्रीज के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। पांचवा रूल है आई शुड नॉट लिसन टू रूमर्स नो मैटर हाउ वेल फाउंडेड दे मे अपीयर। कभी भी रूमर्स पे बिलीव करके कोई भी स्टॉक्स ना खरीदे, यही है ऑथर का कहना। रूल नंबर 6 है द फंडामेंटल अप्रोच वर्क बेटर फॉर मी देन गैम्बलिंग, आई शुड स्टडी इट। यानी ऑथर के मुताबिक अभी तक उनकी लाइफ में फंडामेंटल एनालिसिस करने से उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली है, कंपेयर करें अगर गैम्बलिंग से। गैम्बलिंग मतलब बिना सोचे समझे किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना और ये सोचना कि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था आई शुड रादर होल्ड ऑन टू अ वन राइजिंग स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन जगल विद डजन स्टॉक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड एट अ टाइम। ऑथर का ये मानना था कि अगर आप एक स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हो ये बेटर है कंपेयर करें अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों कोई स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, ये सवाल ऑथर के मन में भी आया और साथ ही साथ उन्होंने ये तय कर लिया कि ये वो खुद एनालाइज करेंगे। ऑथर ने फिर वर्जीनियन रेलवे को स्टडी किया और अपने ब्रोकर से भी हेल्प लिया, जिससे कि उनका ये कंक्लूजन निकला कि वर्जीनियन रेलवे के स्टॉक्स प्राइस इसीलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे किया है और कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को भी ग्रो किया है और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ही ज्यादा बेटर किया है कुछ सालों में। यहाँ ऑथर ने सिखाया है इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। यानी नो मैटर आपकी कौन सी टिप मिली है या आपको क्या लगता है कोई कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल होगी, जब तक उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक वो लोग लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ऑथर ने डिसाइड किया कि फंडामेंटल अप्रोच को और बेटर करने के लिए उन्हें बुक्स पढ़नी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा बहुत सारे कंपनीज में से कुछ आइडियल स्टॉक्स को चूज करने में जिसे वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर सके। उन्होंने अपनी पर्सनल रिसर्च के लिए उन स्टॉक्स के बारे में पढ़ा जिनका टॉप क्वालिटी रैंकिंग था, जिस स्टॉक्स को एक्सपर्ट पसंद करते थे, स्टॉक्स जो बिलो बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा था, स्टॉक्स जिसका स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन था और साथ ही साथ स्टॉक्स जिसने हमेशा डिविडेंड पे किया है। ऑथर के रिसर्च के दौरान उन्होंने ये देखा कि भेड़ बकरियों की तरह कुछ स्टॉक्स एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। तो अब इनका टारगेट ये था कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्री ग्रुप चूज करनी है और साथ ही साथ उन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कंपनीज भी डिसाइड करनी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, अगर हम एक क्विक हाईलाइट करें तो सबसे पहले ऑथर ब्रोकर पे डिपेंडेंट थे, अब वो खुद रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही साथ नॉलेज गेन कर रहे हैं और अभी इंडस्ट्री वाइज स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं। उस टाइम के हिसाब से ऑथर ने डिसाइड किया कि उन्हें स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है क्योंकि स्टील इंडस्ट्री ही उन्हें बहुत अमीर बना सकती है। तो यही था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जिसमें हमने सीखा द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ कंपनी और क्यों हर एक इन्वेस्टर को ये करना आना चाहिए। और इसे करना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको पैशन होना चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करने में, जैसे कि उनका वो काम क्या करते हैं, प्रॉफिट क्या है, जिससे कि आप कभी गलत ना हो और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करो जिससे कि आपके पैसे डूबे ना। चलिए अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में जो है द टेक्नीशियन।
और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेवलपिंग दी बॉक्स थ्योरी। अब ऑथर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़ रहा था स्टॉक मार्केट में, वो फंडामेंटल एनालिसिस करने में बेहतर हो गए थे, लेकिन अब वो टेक्निकल एनालिसिस भी करना चाहते थे, क्योंकि उनके ब्रोकर ने कहा था कि फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों को यूज करके प्रॉफिट मैक्सिमम बुक होता है। तो निकोलस ने पहली बार डिसाइड किया कि वो प्राइस चार्ट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके शेयर्स खरीदेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ी बहुत करेंगे। उन्होंने बहुत सारे शेयर्स के प्राइस चार्ट को फॉलो किया, लेकिन उनमें से M&M वुड वर्किंग को उन्होंने चूज किया। दिसंबर 1955 में वो स्टॉक $15 से $23 तक बढ़ गया था और हर दिन इसकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। निकोलस ने इसके 500 शेयर्स खरीदे $26 ईच शेयर्स में। ऐसा नहीं कि इनका प्राइस कम हुआ, बल्कि ये हर दिन बढ़ते ही जा रहा था और ये बढ़कर $33 तक पहुंच चुका था। इन्होंने तुरंत ही विद इन अ वीक इसे सेल किया और कुल $2,866 का प्रॉफिट बुक किया। निकोलस ने और बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। स्टॉक्स की चार्ट्स को वो एग्जामिन करने लगे, जिससे कि उनकी नॉलेज स्टॉक मूवमेंट में बढ़ती ही जा रही थी। और उन्होंने ये सीखा और हमें भी बताते हैं कि किसी भी स्टॉक्स की जो स्टॉक मूवमेंट है, यानी उनके शेयर प्राइस का बढ़ना या कमना, बिल्कुल रैंडम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक का प्राइस अगर ₹100 से ट्रेड कर रहा है तो ये सडनली ₹300 पे चला जाए या फिर गिरकर ₹30 पे आ जाए विद इन अ डे। ये बहुत ही मुश्किल है और स्टॉक एक ट्रेंड को फॉलो करती है जो आइदर अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। और ऐसा जब होता है तो वो स्टॉक कुछ सीरीज ऑफ फ्रेम्स में मूव करती है, जिसे ऑथर कहते हैं बॉक्स थ्योरी। चलिए हम सीखते हैं फेमस डार्वस बॉक्स थ्योरी क्या है। डार्वस बॉक्स थ्योरी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसे ऑथर निकोलस डार्वस ने खुद इन्वेंट किया था, जिसमें वो स्टॉक्स को टारगेट करते हैं उनके हाईज एंड वॉल्यूम को एज अ की इंडिकेटर मानकर। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है ये, जिसमें बेसिकली उन स्टॉक्स को खरीदना है जो अपने नए हाई पर ट्रेड कर रही है और उसके अराउंड एक बॉक्स बनाना है जो बेसिकली उनके हाईज एंड लो को एस्टैब्लिश करता है एंट्री पॉइंट्स के लिए, और बाद में आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। और बॉक्स थ्योरी को किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ घंटों के लिए, हफ्ते के लिए या इवन साल का भी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कंपनी है AB इंटरप्राइजेस और दिसंबर 2020 में इनका हाई प्राइस था ₹10 और लो प्राइस था ₹6। तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, क्योंकि पूरे महीने AB इंटरप्राइज का शेयर्स इसी के बीच ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ आपको इनके शेयर्स खरीदने हैं। अब जनवरी में इनका नया हाई एंड लो था ₹12 एंड ₹7, तब भी आपको इनके शेयर्स खरीदने हैं। मार्च आते आते इनका शेयर प्राइस का हाई एंड लो था ₹15 एंड ₹9। तो फिर आपको इस शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। और अप्रैल में आपने देखा कि इनका जो नया हाई एंड लो है उसका डिफरेंस काफी ज्यादा है मार्च के कंपैरिजन में। यानी अप्रैल में इनका हाई था ₹13 और लो था ₹8। तो ये एक इंडिकेटर है कि आपको अपने सारे शेयर्स को सेल करना है। तो यही है बॉक्स थ्योरी। बॉक्स थ्योरी बिल्कुल ही टेक्निकल स्ट्रैटेजी है, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और इसी मेथड को यूज करके ऑथर ने बहुत सारे पैसे कमाए। दोनों फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने के बाद और नॉलेज एक्सपीरियंस करने के बाद ऑथर ने ये 8 पॉइंट्स में कंक्लूड किया है। ऑथर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव स्टॉक मार्केट में ये होना चाहिए। नंबर 1, राइट स्टॉक्स, राइट टाइमिंग, स्मॉल लॉसेस, बिग प्रॉफिट्स। और ये अचीव करने के लिए ऑथर कुछ वेपन्स के नाम बताते हैं जिसे आपको यूज करना है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नंबर 1, प्राइस एंड वॉल्यूम। नंबर 2, बॉक्स थ्योरी। नंबर 3, ऑटोमेटिक बाय ऑर्डर। नंबर 4, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। तो ये पार्ट था द टेक्नीशियन का। अब हम आते हैं इस बुक के आखिरी पार्ट पे, जो है टेक्नो फंडामेंटलिस्ट, जिसमें ऑथर ने बेसिकली 2 अप्रोच को कंबाइन करने के लिए कहा है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस को। यानी एक इन्वेस्टर को कंपनी की फंडामेंटल्स को समझना चाहिए और साथ ही साथ उसकी टेक्निकल चार्ट्स को भी पढ़ना चाहिए उसे इन्वेस्ट करने से पहले। ऐसा ऑथर ने पूरी शिद्दत से किया। विद इन 18 मंथ्स उन्होंने $10,000 को $2 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया। और यही था इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ निकोलस डार्वस, जो हमारी ही तरह एक कॉमन मैन थे और जिन्होंने इतनी स्ट्रगल्स देखी, लेकिन अपने सिस्टम खुद बनाया और सक्सेसफुल भी बने स्टॉक इन्वेस्टिंग में। और अगर इस वीडियो को समराइज करें तो निकोलस डार्वस एक डांसर थे जिन्होंने ट्रायल एंड एरर से स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बने, और हम सभी के लिए अपना एक्सपीरियंस कमाल की बुक हाउ आई मेड $2 मिलियन में शेयर किया है और सभी को मोटिवेट भी किया है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल की बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। और फिनिटी एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करिए। ये कमाल का एप्लीकेशन है और मैं आप सभी को रिकमेंड भी करता हूँ फॉर ऑल काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग।